सुनते हो? ले आओ ना बच्चों को नए कपड़े। हाँ पिताजी, हमको भी नए कपड़े लेना है। हमारे सभी दोस्तों ने ले लिए और हमारे पास वही 2 साल पुराने हैं। देखो जी, गांव के बच्चे इनका मजाक बनाते हैं। एक जोड़ी नए कपड़े तो दिला दो ना। भाग्यवान, तुम्हें तो पता ही है कितनी गरीबी में जी रहे हैं हम, और सेठ दयाल सिंह को भी पुराना कर्ज देना है। बच्चों, कल ही मैं खेत की फसल काटूंगा और बाजार में अच्छे दाम में बेचकर मैं तुम्हें बहुत सारे कपड़े और मिठाई लाऊंगा और सेठ जी का कर्ज भी चुका दूंगा। हरिया का ये एक छोटा सा परिवार बस अपने खेत पर निर्भर था। इस बार हरिया की फसल गांव में सबसे अच्छी हुई थी। हरिया उसी दिन गांव की बैठक में गया। वहां गांव के सभी लोग बैठा करते थे और एक दूसरे को अपनी बातें बताते थे। भैया, इस बार देखो, हमारे हरिया काका की फसल उसकी मेहनत दिखा रही है, सोने जैसी चमक दे रही है। अरे नहीं काका, ये तो बस भगवान की देन है, सब ऊपर वाले के हाथ में है। हरिया और गांव के कुछ लोग आपस में बातें करते हैं। तभी धीरे धीरे हवा चलती है और मौसम खराब होने लगता है। हे भैला, मौसम खराब हो गया है, अपने अपने घरों में चलो सब। हरिया भी अपने घर जा रहा होता है। तभी अचानक बहुत तेज बेमौसम बारिश होने लगती है। हरिया अपने घर आता है। सुनीता, अरे सुनती हो? हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? अब तो मेरी पूरी मेहनत अकारण जाएगी। फसल का क्या होगा अब? देखो जी, सब ऊपर वाले के हाथ में है। हम उसके बच्चे हैं, जो करेगा भगवान अच्छा ही करेगा। हरिया उस रात चैन से सो नहीं पाया। फिर सुबह हुई। हरिया सुबह ही अपने खेतों की ओर आता है और वहाँ देखता है तो उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो अब बर्बाद हो गया। कल ही सेठ दयाल सिंह अपने पैसे लेने आएगा। अब मैं क्या करूं? हरिया ने सोचा था कि वो अपनी इस फसल से अपने परिवार, अपने बच्चों को नए कपड़े दिलाएगा और सेठ का पूरा कर्ज भी चुका देगा। लेकिन उसकी मेहनत बेकार गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा भी होगा। एजी, ऐसे उदास मत बैठो। वो आपका दोस्त था ना कल्लू भैया, उसके यहाँ चले जाओ, शायद वो कुछ मदद दे दे। क्योंकि अब घर में कुछ भी खाने को नहीं बचा। थोड़े चावल थे जो बच्चों को खिला दिए। हाँ भाग्यवान, तुम सही कहती हो। कल्लू भैया मेरे बचपन का दोस्त है और उसके पास तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। तुम सही कहती हो, मुझे अब वहीं जाना चाहिए। हरिया का परिवार पूरी तरह से गरीबी में आ गया। उनके पास खाने को न ही तो राशन था और न ही पैसे थे। हरिया अपने मन में बड़े उम्मीदों के साथ पास ही के नजदीक रामपुर गांव आया। तभी हरिया कल्लू भैया के घर को देखता है तो वो हैरान रह जाता है। अरे वाह, जब से साथ स्कूल छूटा तब बस एक झोपड़ी थी और आज मेरे दोस्त का घर 2 मंजिल बन गया। चलो बढ़िया है भगवान, मेरे दोस्त को खूब घन दे। हरिया हैरान रह जाता है क्योंकि जब वो बचपन में साथ पढ़ा करते थे तो कल्लू भैया के पास इतना बड़ा घर नहीं था। हरिया घर के अंदर आया और अपने दोस्त को सारी बातें बताता है। अरे कल्लू भैया, मैं बर्बाद हो गया, मेरे बीबी बच्चे भूखे मर रहे हैं। हरिया अपना दुख अपने दोस्त कल्लू भैया को सुनाता है। उसे पता था कि यही एक आदमी है जो उसकी मदद कर सकता है। हरिया भाई, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, भला मैं तुम्हारी मदद क्यों नहीं करता? कल जो बिन मौसम वर्षा हुई उससे मेरी फैक्ट्री का पूरा नुकसान हो गया। तुम मुझसे आशा मत लगाओ हरिया, मैं खुद परेशान हूं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। हरिया ये बात सुनकर वहाँ पूरी तरह से टूट गया। उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। हरिया अपने आप को संभालते हुए अपने घर की ओर जाता है। क्या हुआ जी, तुम्हारे दोस्त के यहाँ नहीं गए? कुछ मत पूछो भाग्यवान, मेरे दोस्त ने बोला कि कल की भारी बारिश से उसकी फैक्ट्री का बहुत नुकसान हुआ। हरिया की बात सुनकर उसका पूरा परिवार टूट गया। बीबी बच्चे सब उदास हो गए। तभी सेठ दयाल सिंह अपने आदमियों को लेकर हरिया के घर की ओर आता है। हरिया कहाँ है रे? हरिया, मैंने पैसे देते समय बोला था कि तू खुद पैसे देने आएगा, लेकिन मुझे क्यों आना पड़ा? हरिया, मुझे मेरा सारा ब्याज सहित पैसा लौटा दे। सेठ जी, मेरे घर में फूटी कौड़ी भी नहीं है, खाने के लाले पड़ रहे हैं, मेरी सारी फसल पानी से बर्बाद हो गई। सेठ जी, आप मुझे 5 दिन का वक्त दें,
मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। देख हरिया, मैं तेरे बीवी बच्चों की तरफ देख रहा हूँ बस। मेरा नाम दयाल है, पर मैं किसी पर दया नहीं करता। तुझे मैं 3 दिन का वक्त दे रहा हूँ। बस अगर मेरा पैसा नहीं लौटाया तो तेरी जमीन में रखूंगा और तेरा घर, समझा? हरिया को समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसके पास बस 3 दिन का समय था। सेठ का कर्ज देने के लिए दूसरी तरफ उसका परिवार, जो खाने को दाना भी नहीं है। भाग्यवान, मैं बाजार जा रहा हूँ काम की तलाश करने। अगर काम मिल गया तो मैं घर का कुछ राशन ले आऊंगा। हरिया काम की तलाश में बाजार आता है। हरिया देखता है हर दुकान में एक काम करने वाला आदमी पहले से ही है। हरिया को एक दुकान दिखता है जिस पर दुकानदार अकेला था। हरिया वहां आता है और दुकानदार से बात करता है। सुनो भाई, मेरा नाम हरिया है और मैं पास के गांव में रहता हूँ। क्या आपके यहाँ कोई काम है? मैं सारा काम कर लूंगा। मेरे पास पैसा नहीं है और घर में राशन ले जाना है। देखो हरिया, ये मेरी छोटी सी दुकान है। अब मेरा फसल का सीजन चालू हो गया है और मुझे भी एक आदमी की जरूरत थी। ठीक है हरिया, मैं तुम्हें रोज का 9 रुपया दूंगा। हरिया ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है। उसने भगवान को धन्यवाद कहा। हरिया उस दिन से दुकानदार के यहाँ काम करने लगा और जो कुछ पैसे मिलते उनसे वो अपने परिवार के लिए खाने के लिए चावल लाया करता। एक दिन शाम रात को बहुत तेज बारिश हुई, बिजलियां चमकी, हवाएं चलीं। भाग्यवान, कल सेठ दयाल सिंह आएगा और घर जमीन खुद ले लेगा। मैं दुकानदार से आज कुछ पैसे पहले ही ले लूंगा और सेठ को दे दूंगा। हरिया को कल सेठ दयाल सिंह को अपना लिया हुआ कर्ज देना था। वो दुकान जाते जाते सोचता है कि दुकानदार से कुछ पैसा लूंगा और सेठ को कल दे दूंगा। ऐसा हरिया ने सोचा और दुकान आया। देखो हरिया, कल रात जो बहुत तेज बारिश हुई उससे मेरी दुकान का सारा सामान भीग गया और खराब हो गया। अब तुम्हें मेरी दुकान पर आने की जरूरत नहीं है। मेरा खुद का नुकसान हो गया। हरिया ये बात सुनकर और ज्यादा घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि कल ही सेठ दयाल सिंह आएगा और घर जमीन खुद ले लेगा। लो जी, ये थोड़े चावल बनाए हैं, इन्हें खा लो। आगे जो होगा वो भगवान पर छोड़ दो। देखना भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। हरिया थोड़े चावल खाता है और कहता है, अरे भाग्यवान भगवान, हमारी ये कौन सी परीक्षा ले रहा है? जीना और मारना कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा मत बोलो जी, सब ठीक होगा। भगवान पर विश्वास रखो। सुबह होती है। हरिया सोकर उठता है तो दरवाजे पर सेठ दयाल सिंह और उसके आदमी बड़े बड़े लट लेकर खड़े होते हैं। हरिया, मैंने तुझे बोला था कि मुझे आज मेरा कर्ज चाहिए। अब मैं बताता हूँ तुझे दयाल सिंह का कर्ज न चुकाने का अंजाम। नौकरों, हरिया को मारो। सेठ दयाल सिंह के आदमी हरिया को मारने लगते हैं और गांव के कुछ लोग ये देखते हैं। कोई उसकी मदद नहीं करता, क्योंकि सेठ दयाल सिंह ने अपनी दहशत गांव में बनाई हुई थी। फिर सेठ दयाल सिंह हरिया से घर और जमीन के कागज लेता है और हरिया के परिवार को बाहर कर देता है। चले जाओ यहाँ से। हरिया, मैंने पहले भी बोला था कि मेरा नाम दयाल है, मैं दया नहीं करता। सुनीता, बच्चों चलो यहाँ से। सेठ ने हरिया को और उसके परिवार को गांव से निकाल दिया। हरिया और उसका परिवार जंगल में जाते हैं, पर उन्हें समझ नहीं आता कि अब वो कहाँ जाएं। न ही गांव वालों ने मदद की और जिससे बड़ी उम्मीद के साथ आशा थी, उस भाई जैसे दोस्त ने भी मना कर दिया था। बस हरिया की पत्नी उसका विश्वास बढ़ाती और उसका साथ देती। हरिया आगे देखता और कहता है, अरे भाग्यवान, वो देखो आगे। मुझे लगता है आगे कोई झोपड़ी है, चलो देखते हैं। हरिया और उसका परिवार उस झोपड़ी के पास आते हैं। वहाँ उन्हें एक संत बाबा बैठे दिखते हैं। अरे बेटा, इतने घने जंगल में कहाँ जा रहे हो? तुम्हें शायद ही पता हो, कुछ ही आगे बहुत घना जंगल है और वहाँ बहुत जानवर हैं। संत बाबा का ये कहना सुनकर हरिया रोते हुए बाबा जी को सारी बात फूट फूट कर रो रो कर सुनाता है। बेटा, तुमने बहुत ही कष्ट झेला है। आखिर मैं एक संत हूँ। मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है जिससे मैं आपकी मदद कर सकूं। ये मेरी कुटिया है जिसमें तुम बस अपने परिवार के साथ रह सकते हो। संत बाबा जी ने उन्हें अपने कुटिया में रहने की बोल देते हैं।
जिससे हरिया का परिवार उसी कुटिया में रहने लगता है। हरिया अपने परिवार को पालने के लिए जंगल जाता और कुछ लकड़ी काट कर आता, जिसे बाजार में बेचकर जो पैसे आते उससे वो अपने परिवार को पालने के लिए राशन आया करता था। एक दिन हरिया, देखो भाग्यवान, हमारा गुजारा अब ऐसे नहीं चलेगा। मुझे फिर से बाजार में कोई काम देख लेना चाहिए। देखो जी, पता नहीं हमारी किस्मत में क्या लिखा है। तुम काम जाते हो, उसके बाद कुछ न कुछ हो जाता है। हरिया उसी दिन बाजार आता है। उसे कोई दुकान खाली नहीं दिखती जिसे काम मिले। हरिया एक ठेकेदार के यहाँ जाता है। ठेकेदार जी, मेरा नाम हरिया है। क्या मुझे कोई काम मिलेगा यहाँ? मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे काम नहीं मिल रहा है और मैं सब काम कर सकता हूँ। देखो भाई हरिया, काम तो मैं दे दूंगा, लेकिन तुम शायद ही कर पाओ, और मुझे ईमानदारी से काम करने वाला आदमी चाहिए। ठेकेदार जी, मैं सब काम कर लूंगा। आप मेहरबानी करके मुझे कोई काम दे दो। मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा। ठीक है तो हरिया, ये बोरियां रोज ट्रैक्टर में लोड करना है तुम्हें। हरिया उस दिन से ठेकेदार के यहाँ पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करता है। ठेकेदार के यहाँ कुछ और लड़के भी काम करते थे। एक महीना हुआ, हरिया ने काम करके कमाए पैसों से अपने लिए एक घर बनाया। एक दिन ठेकेदार ने हरिया को बुलाया। अरे भाई हरिया, तुमने तो वो कर दिया जो मेरे यहाँ किसी ने नहीं किया। मैं तुम्हें मेरी फैक्ट्री का मैनेजर बनाता हूँ। तुम तो बड़े ईमानदार हो भाई। तुम कल जल्दी आना, मैं तुम्हें तुम्हारी पगार दूंगा। ठेकेदार जी, मैं मेहनत और पूरी ईमानदारी से ही काम करता हूँ। आगे भी पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। पर ये बात वहाँ और काम करने वालों लड़कों को पसंद नहीं आई। अरे देखो तो भाई, हम इतने सालों से ठेकेदार के यहाँ काम करते आ रहे हैं। हमको तो ठेकेदार कुछ नहीं देता, और ये अभी नया आया है और इसे मैनेजर बना दिया। उन्हीं लड़कों में एक भोलू नाम का लड़का कहता है, अरे भाई, ये तो गलत है। वो उसकी मेहनत है और ईमानदारी है। फिर उन दोनों लड़कों में से एक कहता है, देख भोलू, तू ज्यादा होशियार मत बन। हम इस हरिया को हाथ से निकलवा कर ही मानेंगे। अगर तूने कुछ कहा तो तुझे हम मारेंगे। ये सुनकर भोलू कुछ नहीं बोल पाया। उसी रात काम करने वाले लड़कों ने ठेकेदार की फैक्ट्री से चोरी करवा दी। सुबह वो दोनों जल्दी पहुंच जाते हैं और ठेकेदार भी आ जाता है। ठेकेदार जी, जिस पर आप भरोसा करते थे, उसी ने कल रात आपकी फैक्ट्री से चोरी कर ली, और आपने तो उसे मैनेजर भी बना दिया था। तभी हरिया आता है। हरिया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा भी करोगे। मैं तुम्हें जेल करवाऊंगा। मैंने तुम्हें मैनेजर बनाया था, तुमने सोचा अब तो मेरी फैक्ट्री हो गई। हरिया कुछ समझ नहीं पाता। पुलिस आती है और उसे जेल ले जाती है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मैंने क्या गुनाह किया जो मुझे इतना कष्ट मिल रहा है? ठीक है, मैं भुगत लूंगा, पर मेरे परिवार का क्या होगा? हरिया का परिवार रात भर सो नहीं पाता। बच्चों, आज तुम्हारे पापा को कोई ज्यादा काम होगा, वो रास्ते में ही होंगे। उधर भोलू बेचैन हो जाता है। अरे यार, ये मैंने क्या किया? बेचारे हरिया का क्या हाल हो रहा होगा। अब मैं सही बात ठेकेदार को बता दूंगा। सुबह भोलू सारी सच्चाई ठेकेदार को बता देता है। ठेकेदार पुलिस थाने जाकर हरिया को छुड़वाता है। हरिया बाहर आते ही ठेकेदार के पैरों में गिरता है। ठेकेदार जी, मैंने कुछ गलत नहीं किया था। नहीं भाई, गलती मेरी थी। मैंने बिना सोचे तुम्हें दोषी मान लिया। असली चोर जेल में है। भोलू आगे आता है। हरिया भाई, मुझे माफ कर देना। डर की वजह से पहले कुछ नहीं कह पाया। तुमने सच बोलकर मेरी जिंदगी बचाई है। ठेकेदार सबको अपने घर ले आता है। सुनीता अपने पति को देखकर रो पड़ती है। ठेकेदार कुछ देर बाद कहता है, हरिया, आज से तुम मेरी फैक्ट्री ही नहीं, मेरे पूरे व्यवसाय के असली मैनेजर हो। और भोलू, तुम उसकी दाहिनी बाजू। दोनों की सैलरी दोगुनी होगी, और मैं चाहता हूं कि तुम दोनों मेरे परिवार की तरह मेरे साथ रहो। ठेकेदार जी, अब हम आपकी इज्जत और फैक्ट्री का ख्याल जान से भी ज्यादा रखेंगे। गांव में हर जगह हरिया की ईमानदारी और भोलू की सच्चाई की चर्चा होने लगती है। कुछ महीनों में फैक्ट्री गांव की सबसे सफल फैक्ट्री बन जाती है।
हरिया और उसका परिवार खुश रहने लगता है। ठेकेदार को भी अपना नया परिवार मिल जाता है। देखो हरिया, मेरी कोई संतान नहीं है और तुम्हारा परिवार और तुम जैसे लोग मुझे इस जन्म में कहाँ ही मिलेंगे। हरिया, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। हरिया ये बात सुनकर सोच में पड़ जाता है और फिर ठेकेदार कागज दिखाकर, हरिया, आज से तुम मेरे बैठे हो। आखिर मैंने सोच लिया, मेरी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम करवा दी है। ये लो कागज। ठेकेदार की कोई संतान नहीं होने पर उसने एक मेहनती और ईमानदार हरिया को अपना बेटा बना लिया। ठेकेदार ने अपनी सारी संपत्ति हरिया के नाम कर दी। ठेकेदार जी, ये तो भगवान जी का चमत्कार है जो मुझे आप जैसे व्यक्ति मिले। अगले दिन हरिया और ठेकेदार गांव के सेठ दयाल सिंह के यहाँ आते हैं। देख दयाल सिंह, तूने न जाने कितने गरीबों का पसीना बहाया है, पर अब तेरी यहाँ नहीं चलने वाली किसी गरीब की मेहनत का मत खा तू। मैं चाहूं तुझे जेल करवा दूंगा, पर मैं नहीं चाहता ऐसा करूं। ठेकेदार कहता है, गरीबों पर क्यों जुल्म करता है, अपनी मेहनत से कमा और खा। ठेकेदार हरिया का घर और जमीन दोनों हरिया को दिला देता है। उसी दिन हरिया जंगल गया जहाँ पर संत बाबा की कुटिया थी। बाबा वहीं बैठे थे। हरिया आगे आता है और रोने लगता है। बाबा जी, आखिर मुझे पता चल गया, भगवान देर जरूर करता है पर अंधेर नहीं। आज आपकी बदौलत से मैं करोड़ों संपत्ति का मालिक हूँ बाबा जी। हरिया अपनी पूरी कहानी बाबा जी को सुनाता है और उसी दिन बाबा जी को एक अच्छा घर बनवा देता है। बाबा जी, मैं आपका ही बालक हूँ। जिस भी चीज की जरूरत हो मुझे याद करना। एक दिन एक गरीब किसान हरिया के पास आया। हरिया भाई, इस बार मेरी फसल नहीं निकली और मेरी बिटिया की स्कूल की फीस में नहीं दे पा रहा हूँ और घर में राशन लेने के भी पैसे नहीं है। कुछ मदद कर दो भाई, बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ। अरे काका, कैसी बात करते हो? गरीबी कैसी होती है मुझे पता है। आज के जमाने में गरीब होना पाप नहीं है, गरीब दिखना पाप है। जिसके पास पैसे हैं लोग उनके आगे पीछे घूमते हैं। आज से तुम्हारी बिटिया की फीस भरने की जरूरत नहीं है काका। मैं खुद एक स्कूल गरीब बच्चों के लिए बनवाऊंगा। हरिया काका को पैसे देता है और गांव में एक स्कूल बनवा देता है। जो गरीब आता, हरिया दिल से उसकी मदद करता। हरिया के ये चर्चे पूरे आसपास के गांवों में फैल गए। एक दिन हरिया का दोस्त कल्लू भैया हरिया के पास आता है। हरिया, मुझे माफ कर दे भाई। मुझे नहीं पता था उस दिन तेरे सर पर क्या बीत रही थी। मैं समझ नहीं था दोस्त। अरे कल्लू भैया, ये तो संसार का नियम है। इस समय में कोई किसी की परेशानी नहीं समझता सिवाय खुद के। तुम मेरे दोस्त हो, ऐसा बुरा नहीं मानते। भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। पिताजी, जब आप उस रात घर नहीं आए थे, जब मैंने भगवान जी से प्रार्थना की थी, मेरे पिताजी को घर पहुंचा दो, आखिर भगवान जी ने सुन ली। हरिया बहुत खुश होता है। ए जी, हमारे पास इतना धन दे दिया भगवान जी ने, क्यों न हम एक गांव में भंडारा करवा दें। हरिया ने श्यामपुर गांव में विशाल भंडारा कराया, जिसमें दूर दूर गांव के लोग भी आए और हरिया के चर्चे उसकी अमीरी से नहीं बल्कि उसकी ईमानदारी और संघर्ष से चले। इसीलिए कहते हैं, हमें सत्य मार्ग पर ही चलना चाहिए। अब हरिया को इतने कष्ट झेलने के बाद अपना दोस्त मिला और हरिया की मेहनत और सहन शक्ति, उसकी ईमानदारी, उसकी किस्मत ने उसे एक ऐसा व्यक्ति से मिलाया जिसने उसका पूरा जीवन खुशहाल कर दिया। उस दिन से हरिया और उसका परिवार खुशहाल जीवन जीने लगा।